श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारा 686वां सेशन यानी 686 सेशन है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर फरीदी अमीन। डॉक्टर फरीदी अमीन ने पहले भी प्रेजेंटेशन दी है IFPH फोरम पे। इनका एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। BHMS MD है और अभी फिलहाल PhD परस्यू कर रहे हैं होम्योपैथी में तात्या यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और ये पटना इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल और नर्सिंग में टीचर रह चुके हैं और मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी टीचर रह चुके हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। और अभी फिलहाल ये प्रोफेसर है GDM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वहां पे भी ये फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ इन AF होम्योपैथिक क्लिनिक पटना में। तो आज का जो डॉक्टर फरीदे का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग बेल्स डायरिया रिपर्टरी। तो डॉक्टर फरीदी अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उनकी वीडियो नहीं दिखेगी लेकिन यहाँ पे उनका स्क्रीन शेयर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सबको। नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेल्स डायरिया रिपर्टरी। बेल्स डायरिया हम सब जानते हैं, अपने यूजीज में पढ़े हैं, हम लोगों ने पीजी में भी पढ़े हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपर्टरी है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस रिपर्टरी के बारे में सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इस रिपर्टरी का पूरा नाम बहुत शॉर्ट में लिया जाता है बेल्स डायरिया, बट इसका पूरा नाम है द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, कॉलरा मॉर्बस, कॉलरा इन्फेंटम एंड ऑल अदर लूज इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल्स। तो ये इसका पूरा नाम है। और इस पर हम थोड़ा सा पहले हम रिपर्टरी के बारे में कुछ बात करें। इससे पहले हम थोड़ा सा अथर के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जेम्स बी बेल, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर जेम्स बेल्चर बेल, जिनका जन्म हुआ है 1838 में। इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है लेकिन जो कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उन्होंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ फिलाडेल्फिया से ग्रेजुएट की डिग्री ली है 1859 में। उसके बाद उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हैंडमेनियन एसोसिएशन से उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हैंडमेनियन एसोसिएशन बनाया गया 1892 में। और ये हम लोगों को छोड़कर 1914 में इस दुनिया से चले गए। आज थोड़ा सा इसके बारे में हम बेल्स डायरिया की जो रेपर्टरी है जिसके बारे में और थोड़ा सा हम अगर बात करने चाहें तो हमें ये दिखता है कि जब हम इस रिपर्टरी के हम लोग जब यूजीज में जब हम रिपर्टरी को क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफिकेशन के क्रम में जब हम पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि एक क्लिनिकल रिपर्टरी आती है, जो रीजनल वो भी क्लिनिकल रिपर्टरी, जिसमें इस रिपर्टरी को कैटेगराइज किया गया है। 19th सेंचुरी या उसके लेटर 20th सेंचुरी में जहां जिस वक्त के बहुत ज्यादा ये कॉलरा और कॉलरा को लेकर करके डायरिया को लेकर करके बहुत ज्यादा महामारी के रूप में जाना जाता था। और फिर उसमें होम्योपैथिक फिजिशियन ने बहुत नाम किया था, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन पाई थी। उस वक्त भी होम्योपैथी का बहुत नाम हुआ था। और उस वक्त से प्रैक्टिस करते करते जाकर करके इस रेपर्टरी का जो है कंस्ट्रक्शन होना क्रम में पाया, बट वो उस वक्त नहीं हुआ था। बट ग्रेजुअली वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड कीपिंग के थ्रू से रिकॉर्ड रखे अपने पास। और लास्ट में जो हैंडमैन और उनके डिसिपल जो थे उन लोगों ने भी डायरिया पे बहुत सारा काम किया था। और करके लास्टली जब बेल्स ने अपने अराउंड 10 इयर्स की जो उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस थी, उस क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने पाया अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी लूज स्टूल, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा etc के केस को हम ठीक करते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को रख करके फिर उसको एक क्लिनिकल रिपर्टरी की शक्ल देनी चाहिए। और इस रिपर्टरी के का जो पर्पस है वो ये है
कि सबसे पहले ऑथर का ये सोचना है कि ये टाइम सेवर और मेहनत बचाने वाला एक क्लिनिकल रेपर्टरी है जिसमें कि हम लोग काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एज अ रिसेप्टिव फॉर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, और ये हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी इसको हम रख सकते हैं, फॉर ग्लेनिंग फ्रॉम अदर एंड फ्रॉम द पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि डॉक्टर बेल्ट ने इस रिपर्टरी के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जिन रिपर्टरी का जो हेल्प लिया था वो है डॉक्टर बॉर्निंगहसन की जो थेरापेटिक पॉकेट बुक है। यूं तो बॉर्निंगहसन को हम फादर ऑफ कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन में थेरापेटिक पॉकेट बुक की हेल्प न ली गई हो। हर रेपर्टरी के कंस्ट्रक्शन में मॉर्निंगहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा हैंडमैन की क्रॉनिक डिजीज हो गई, गर्न्सी की रेपर्टरी हो गई, ग्रॉस की कॉम्परेटिव मटेरिया मेडिका हो गई, जार्ज की रेपर्टरी हो गई, हेल्थ के स्पेशल सिम्टोमोलॉजी ऑफ द न्यू रेमेडीज, ये बुक हो गए। कुछ ये बुक्स हैं जिस पर जिसके हेल्प से डॉक्टर बेल्ट ने अपनी इस साकार को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प लिया था। और भी बहुत सारे नाम है जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन में कि डॉक्टर लीपे हैं, डॉक्टर वेल्स हैं, डॉक्टर राव हैं, विलियमसन्स हैं। ये सारे कुछ राइटर्स हैं जिनकी जिनके राइटिंग से, जिनके रेपर्टरी से और मेट्रिया मेडिका से डॉक्टर बेल्स ने हेल्प लेकर करके डायरिया, ये जो डायरिया की रेपर्टरी है इसका कंस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद जब सेकेंड एडिशन बना, ये तो फर्स्ट एडिशन की बातें थी कि डॉक्टर बेल्स ने इन सब रेपर्टरी का हेल्प लेकर कर करके और रेपर्टरी का कंस्ट्रक्शन किया। लेकिन जब सेकेंड एडिशन बना तो डॉक्टर बेल्स ने और भी बहुत सारे रेपर्टरी का हेल्प लिया, लाइक एलन की इंसाइक्लोपीडिया हो गई, उसके बाद बाहर की साइंटिफिक थेरापेटिक अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी है, फिर बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक मटेरिया मेडिका हो गया, उसके बाद डनहम की का जो थेरापेटिक बुक है वो था, उसके बाद फैरिंगटन की जो बुक थी ये सारे बुक्स, हैरिंग की बुक हो गई, उसके बाद ह्यूज की बुक हो गई, कुछ जनरल्स भी थे जिनके हेल्प लेकर करके उन्होंने सेकेंड एडिशन में कुछ चेंजेस किए थे। उसके बाद लिलियंथल की बुक है, लिपे की रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरिया कॉम्परेटिव मटेरिया मेडिका की जो बुक है ये होगा। इन सब बुक के हेल्प से उन्होंने सेकेंड एडिशन को का पब्लिशन किया था। उसके बाद जब हम देखें तो थर्ड एडिशन जो का तू था, थर्ड एडिशन में बहुत ज्यादा किए थे। उसमें उन्होंने एलेंस के जो सिम्टम रजिस्टर बुक है उसका हेल्प लिया, और नर की जो रेपर्टरी थी, रेपर्टरी ऑफ हेयरिंग कैरिंग सिम्टम्स, वो उस बुक का हेल्प लिया, और इस तरह से उन्होंने फोर्थ एडिशन को बनाया था। अगर हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखें तो हमें ये दिखता है कि बेल्स डायरिया की जो फर्स्ट एडिशन आई थी, बेल्स डायरिया की रिपर्टरी, वो 1869 में आई थी, और जो सेकेंड एडिशन था वो 1881 में, और इसी तरह से थर्ड एडिशन जो था वो 1888 में, और फोर्थ एडिशन 1896 में, और अब और फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली एडिशन होता गया और अब तक उसके 15th एडिशन हो चुके हैं। और जो फर्स्ट इंडियन एडिशन था जो कि बी जैन पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया था, वो पब्लिश हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2000, ये बुक पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट एडिशन के बारे में अगर हम कुछ जानने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर बेल्स ने फर्स्ट एडिशन में वो अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, अपने प्रैक्टिस लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस थे, सारे एक्सपीरियंस को, सारे ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही केयरफुली कलेक्ट कर करके और उसको प्रिजर्व कर करके इस फर्स्ट एडिशन में उसको लिखा था। और ये वर्क जो था, द वर्क वाज प्रिपेयर्ड फॉर हिज ओन रेफरेंस एज अ लेबर सेवर। उन्होंने खुद अपने ही
रेफरेंस के लिए उसको रखा था, ताकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, फट से मुझे पता चल जाए कि अच्छा, एज ए रेफरेंस कि ये इस तरह से इस मेडिसिन को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस मेडिसिन को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फाइनली इट वाज प्रिंटेड बिकॉज ऑफ द कलीग हु हैड सीन इट एंड डिजायर्ड टू प्रोसेस अ कॉफी। उनके जो भी कलीग्स थे, वो उन लोगों ने उनको प्रेशराइज किया कि आपके जो कलेक्शंस हैं, आपने जो अपने जो 10 इयर्स के जो प्रैक्टिस हैं, और उनका जो उन्होंने उसमें जो आपने ऑब्जर्व किया, और वो जो आपने प्रिजर्व कर करके उस एक्सपीरियंस को रखा है इन डॉक्यूमेंट्री रूप में, वो आप हमें उसकी एक कॉपी दे दें, और दैट मेक्स हिम टू पब्लिश फर्स्ट एडिशन ऑफ बेल्स डायरिया रिपर्टरी। मिस्टर टफल जो थे हैज अ ग्रेट रोल इन प्रिंटिंग ऑफ द मटेरियल इन द बुक फॉर्म। इस सारे मटेरियल जो उन्होंने प्रिजर्व किया था, जो उन्होंने रखा था, इसको बुक फॉर्म देने में मिस्टर टफल का बहुत बड़ा योगदान था। फिर अगर हम आए सेकेंड एडिशन के बारे में, अगर थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें, तो इस सेकेंड एडिशन में टोटल 32 रेमेडीज ऐड किए गए थे, एंड मोर देन 100 पेज ऑफ डाटा इनकॉर्पोरेटेड। और उसमें 100 पेज ऑफ डाटा को, और भी डाटा जो इंफॉर्मेशन थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, ड्यूरिंग हिज ऑब्जर्वेशन इन द क्लिनिक्स एंड प्रैक्टिस, तो उसमें से 100 पेजेस या उससे भी ज्यादा, कुछ कुछ ज्यादा पेज के जो डाटा थे, जो इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने उस सेकेंड एडिशन में ऐड किया था। एंड इसको एडिट किया गया था W.T. लार्ड के द्वारा, हु टॉक फॉर 4 क्लासेस ऑफ मेडिसिन। और इस ही एडिशन में, सेकेंड ही एडिशन में, डॉक्टर लार्ड ने इस उनके जो मेडिसिन के जो इंक्लूड किए गए थे उस बेल्स डायरिया की रेपर्टरी में, टोटल 141 मेडिसिन उसमें ऐड किए गए थे। उस मेडिसिन को क्लासिफाई किया और ग्रेड किया, जिस तरह से हम केल की रेपर्टरी में ग्रेडेशन देखते हैं, 3 ग्रेड हमें मिलता है, उसी तरह से सिंथेसिस में हमें 4 ग्रेड मिलता है, उसी तरह से हमें बर्निंग एसन में हमें 5 ग्रेड मिलता है। तो इस तरह से डॉक्टर W.T. लायर्ड ने 4 ग्रेड का क्लासिफिकेशन किया, और उस को ग्रेड दिया। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड को माने, तो वो बोल्ड रोमन वो था, टाइपोग्राफी था वो, और उसमें वो मेडिसिन थे जो थॉरोली प्रूव्ड एंड रिपीटेडली वेरीफाइड मेडिसिन थे। उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन थे, सेकंड ग्रेड के मेडिसिन थे, वो रोमन सॉरी इटैलिक मेडिसिन थे, जो कि वेल प्रूव बट लैक ऑफ क्लिनिकल कंफर्मेशन के मेडिसिन थे। जो थर्ड ग्रेड के मेडिसिन उन्होंने जो दिया था, वो था जो पोसेस ओनली फ्रेगमेंटरी एंड इनपरफेक्ट पैथोजेनेसिस। वो सारे मेडिसिन जो फ्रेगमेंटरी प्रोसेस इनपरफेक्ट पैथोजेनेसिस के साथ थे। जो फोर्थ ग्रेड की जो मेडिसिन जो था, जिसको रोमन इन पैरेंथेसिस मेडिसिन कहते, टोपोग्राफी कहते हैं, उसमें टोटल जो थे वो मेडिसिन थे जो whose indication are derived surely। ठीक है। उसके बाद ये जो डॉक्टर डेलिंगम एंड डॉक्टर लिपे हैव कंट्रीब्यूटेड मेनी इंफॉर्मेशन इन दिस। इस एडिशन में डॉक्टर लिपे का और डॉक्टर डेलिंगम का बहुत ज्यादा योगदान था इस इंफॉर्मेशन को देने में। अगर हम थर्ड एडिशन की बात करें, तो हमें दिखता है कि इट वाज थॉरोली रिवाइज्ड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग इट एज अ नियरली कंप्लीट एज पॉसिबल। जहां तक कि मुमकिन हो सके, इस रिपर्टरी को एक कंप्लीट रिपर्टरी की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। और इसमें जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, वो था डॉक्टर गर्नसी का एंड डॉक्टर J.G. एलन का और डॉक्टर सैमुअल ए किम्बल का। ये 3 डॉक्टर जो थे, जिन्होंने इस थर्ड एडिशन को बहुत ही कंप्लीट
जहां तक मुमकिन हो सके कंप्लीट और थॉरोली रिवाइज कर कर करके इसको एक अच्छी रूप देने की कोशिश की गई थी। इसमें किया गया था कि 4 रेमेडीज जो कि बहुत ही लिटिल इंपॉर्टेंस रखते थे, उसमें बहुत ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन नहीं था, जिसको कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कैक्टस था, यूफोर्ब था, उस मेडिसिन को वहां से ओमिट कर दिया गया कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 5 मेडिसिन जो कि बहुत ही रिपीटेडली यूज हुए और बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन थे, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिल रहे थे, उसमें उसको ऐड किया गया, जिसमें कि जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, कोर्टालस हो गया, और ये वलेरियाना हो गया, ये सारे कुछ मेडिसिन थे जो 5 मेडिसिन हैं जो कि उसमें ऐड किए गए, और इस तरह से इस थर्ड एडिशन का कंस्ट्रक्शन हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो फोर्थ एडिशन होता है, फोर्थ एडिशन हैड अंडरगोन थॉरो रिवीजन, नो न्यू रेमेडीज वर एडेड। उसमें कोई रेमेडीज ना ही ऐड हुए, ना ही ओमिट किए गए। सिम्टम रजिस्टर एंड नर्स रेपर्टरी ऑफ हेरिंग दैटिक सिम्टम कंसल्टेड फॉर दिस प्रिपरेशन। और इसके लिए नर्स की जो रेपर्टरी थी, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, कि इसमें 2 रेपर्टरी का जो हेल्प लिया गया था, वो इस तरह से वो फोर्थ एडिशन का कंस्ट्रक्शन हुआ और इसका पब्लिकेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बेल्स डायरिया के लिए, इस रिपर्टरी के लिए, कि इस रिपर्टरी को डॉक्टर बेल्स ने बहुत ही ढंग से, बहुत ही कायदे से 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पहला पोर्शन था, उन्होंने उसको थेरापेटिक पोर्शन रखा, जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन, जो भी मेडिसिन जो है उसके इंफॉर्मेशन दिए गए। और जो सेकंड पोर्शन था वो प्योरली रेपर्टरी पोर्शन था। दिस काइंड ऑफ टिपिकल अरेंजमेंट बाय द मास्टर मल्टीप्लाइज द फंक्शन ऑफ बुक्स। और यही वजह है कि ये इस टाइप के जो यूनिक अरेंजमेंट थे, कि पहले उस थेरापेटिक पोर्शन को बयान करना, उसको एक्सप्लेन करना, कुछ जितने भी मेडिसिन उसमें इंक्लूड हुए हैं 144 मेडिसिन, उन सब मेडिसिन को थोरोली बताना कि उसको कैसे हम अरेंज कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं स्पेसिफिकली डायरिया के केस में, स्पेसिफिकली डिसेंट्री के केस में, और जो भी कॉलरा के केस में जो भी सिम्टम्स हैं, जो कि ड्यूरिंग प्रूविंग, ड्यूरिंग क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जो हमें मिले थे, उन सबको कलेक्टिवली वहां पर लिखा गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था रेपर्टरी का पोर्शन, जो कि सेक्शन वाइज उसको डिवाइड किया गया था। टोटल 23 सेक्शन और सब सेक्शन में उसको अरेंज किया गया था, और उसको उसी ढंग से अरेंज किया गया था जिस ढंग से हम हैनिमैनियन स्कीमा, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा बीटीपीबी है, बोनिंगसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक में किस तरह से अरेंज किया गया था, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हेड टू टो, इस तरह से अरेंज किया गया था। और उसी तरह से यहाँ पर भी 23 सेक्शन और सब सेक्शन में अरेंज किया गया था। If we closely study the chapters arrangement, it can very well be seen that each chapter in the repertory part of this book deals specifically with sensation, function, modality और concomitant। जो कि the concept of complete symptom है, उस concept of complete symptom को follow किया गया है हर एक चैप्टर को अरेंज करने में। This is even though this book is a regional repertory, however it emphasizes on the complete repertory। जैसा कि हमने कहा कि दो ये एक रीजनल रेपर्टरी था, एक रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरी था, लेकिन है क्लिनिकल रेपर्टरी है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है टू एक कंप्लीट सिम्टम विथ ऑल इट्स कंपोनेंट लाइक लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, उसको नजरअंदाज नहीं किया गया, और उसको इंक्लूड कर कर करके वो सारे सिम्टम्स को उस पर डाला गया। वन बाय वन अगर हम एक हर एक पार्ट को अगर हम थोड़ा सा देखें, तो हमें ये नजर आएगा कि पार्ट 1 में जो रेमेडीज पोर्शन है, जिसमें जैसा कि हमने बताया कि पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट थेरापेटिक पोर्शन है, और उस थेरापेटिक पोर्शन में डॉक्टर बेल्स ने ये बताने की कोशिश की है कि ये मटेरिया मेडिका के जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे चीजों को डाला गया है। और यहाँ तक कि हमको अगर बेड साइड में भी अगर हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, तो हमें
कोई तकलीफ नहीं होगी, कि बेड साइड प्रैक्टिस जो अगर कोई करना चाहता है तो आसानी से होगी। उसके लिए अगर हम देखें तो हर एक मेडिसिन को, हर एक रेमेडी को एक हेडिंग दिया गया, और वो था सबसे पहले स्टूल का, और उस स्टूल में उसका कैरेक्टर क्या था, कैसा था, क्या है, और उसके बाद उसके एग्रावेशंस एमेलियोरेशंस डाले गए, और बिफोर स्टूल का क्या कंप्लेंट था, ड्यूरिंग स्टूल कैसा कंप्लेंट है, एंड आफ्टर स्टूल कैसा कंप्लेंट है, कैसा सेंसेशन था, हाउ पेशेंट फील्स, कौन से सिम्टम्स मिल रहे हैं ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल एंड बिफोर स्टूल, और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो एकॉम्पनीमेंट, जिसको हम कंकोमिडेंट कहते हैं, उस पोर्शन को वहां डाला गया, और इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट को वो कंप्लीट किया गया। द लास्ट पैराग्राफ अंडर ईच मेडिसिन कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ इमेंस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। जो लास्ट पैराग्राफ है हर मेडिसिन का अगर हम देखेंगे उस बुक को, उस बुक के थेरेपेटिक पोर्शन को, तो हमें ये मिलेगा कि हर एक मेडिसिन का जो लास्ट लाइन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो सेकेंड पोर्शन है वो है हमारा जो रेपर्टरी पोर्शन, जिस पर जिसके नाम से हम ये जानते हैं कि डायरिया रेपर्टरी। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले पैथोलॉजिकल नेम दिए गए हैं डायरिया के, जितने भी पैथोलॉजिकल नेम है, जैसे कि कॉलरा हो गया, जैसे कि टाइफाइड के समय में डायरिया, या फिर और भी जो पैथोलॉजिकल नेम दिया गया है, उस नेम के साथ वो डायरिया को मेंशन किया गया है उसमें। और नेक्स्ट जब हम उस सेक्शन में देखते हैं, द कैरेक्टर ऑफ स्टूल उसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है जो है वो है कंडीशन ऑफ द स्टूल एंड द अकम्पनिंग सिम्टम, और उसके साथ जो भी अकम्पनिंग सिम्टम है उसको डाला गया है। अकम्पनिंग सिम्टम उसमें एग्रावेशन और एमेलियोरेशन डाला गया है। ये है अब हमारा फर्स्ट पोर्शन, जिसमें कि जो रेपर्टरी पोर्शन है उसका फर्स्ट पार्ट में हमें ये मिलता है। उसके बाद जो है वो है अकम्पनिंग ऑफ द इवैक्यूएशन, मतलब कि बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल और आफ्टर स्टूल किस टाइप के कंप्लेंट है, किस टाइप के सिम्टम्स है, उस कैरेक्टर को उस जगह पर वहां पर मेंशन किया गया है। कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं बिफोर स्टूल, कौन से सिम्टम आ रहे हैं ड्यूरिंग स्टूल, कौन से सिम्टम आ रहे हैं आफ्टर स्टूल, उस चीज को मेंशन किया गया है सेकेंड पार्ट में, जो कि रिपोर्टरी पोर्शन है। उसके सेक्शन है, फिर सब सेक्शन है, रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स कर करके के उसको अरेंज किया गया है। अगर हम जनरल अकम्पनीमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो अकम्पनीमेंट, जो स्टूल के कैरेक्टर है, उसके बाद के जो अकम्पनीमेंट है उसमें माइंड एंड मूड सेक्शन को भी डाला गया है, कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल एंड बिफोर स्टूल माइंड सिम्टम कैसे थे, हेड के सिम्टम कैसे थे, आईज एंड ईयर के सिम्टम कैसे थे, उसके बाद नोज हो गया, फेस हो गया, जिस तरह से हर एक चैप्टर को उसमें उसी तरह से लाइन किया गया है। फेस है, माउथ है, थ्रोट है, एसोफेगस है, एपिटाइट है, इरेक्टेशन, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक, एब्डोमेन, एनस, यूरिन, सेक्सुअल ऑर्गन, चेस्ट, बैक, नेक, एक्सट्रीमिटीज, स्लीप, फीवर। में पर ये मेंशन किया गया है कि फीवर में चिल स्टेट कैसा है, फिर हीट स्टेट कैसा है, फिर उसके स्वेट स्टेट कैसे हैं, और फिर पल्स कैसा है। इस जिस जैसा कि ये हमें सिमिलर हमें याद दिलाता है वो जो फीवर की रेपर्टरी, अब फीवर चैप्टर है जो कि हमारा बीबीसीआर की रेपर्टरी है, वो हमें याद दिलाता है। बीटीपीबी और बीबीसीआर की रेपर्टरी वो हमें याद दिलाता है। एक मर्तबा अगर हम टाइपोग्राफी को देखना चाहें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें चार किस्म के टाइपोग्राफी जो सेकेंड एडिशन से ऐड हुए थे उसमें मेंशन किए गए हैं, जो कि पहला बोल्ड रोमन था, जो कि हमने पहले बताया, दूसरा था इटैलिक, और तीसरा रोमन, और चौथा था रोमन इन पैरेंथेसिस, रोमन इन ब्रैकेट। वो मेडिसिन जो कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो डाउटफुल रेमेडीज है, डाउटफुल क्या कि बहुत लेस क्लिनिकली वेरीफाइड मेडिसिन। ये चार ग्रेड हमें उस सेक्शन में मिलते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें
अगर हम थेरापेटिक पोर्शन को अगर हम डिस्कशन करें तो हमें ये दिखता है कि बहुत सारे मेडिसिन उसमें टोटल 141 मेडिसिन जैसा कि हमने बताया उसमें मेंशन किए गए हैं। उसमें थेरापेटिक पोर्शन में उसमें एकोनाइट में लिखा गया है कि स्पेशली यूजफुल इन ए वेरी बिगिनिंग ऑफ एक्यूट डिजीज of the bowel and is then often able to cut short dysentery and even cholera morbus without any other remedy. It is also valuable intercurrent dysentery when mercur, although indicated, fails to relieve. It closely resemble dulcamara and is followed well by the drug also by belladonna. एक एक सिम्टम्स को अगर हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें तो ये कुछ लाइंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि उस थेरेपेटिक पोर्शन में लास्ट में जो मेंशन किया गया है वो सारी बातें हैं जो कि हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक मेडिसिन को, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमने सारे मेडिसिन को यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, कुछ मेडिसिन है जो कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसमें मेंशन किए गए हैं, वहां पर हम थोड़ा सा उसमें रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। एलोज को अगर हम देखें तो लाउड गार्गलिंग इन द एब्डोमेन एज वाटर रनिंग आउट ऑफ द बोतल, जैसे कि बोतल से रनिंग आउट गुड़ 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 करता है, उस टाइप के सिम्टम हमें मिलते हैं। कंट्रारी टू व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड, द पिकुलियर गार्गलिंग इन द एब्डोमेन इज ऑफन फाउंड इन द डिसेंट्रिक स्टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसको कि डॉक्टर बेल्स ने उस थेरेपेटिक पोर्शन में डाला है ताकि हम उस रेपर्टरी का जब हम यूज करें और उस पोर्शन को जब हम देखें तो हमें ये कुछ सिम्टम, इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें उस तरफ गाइड करेगा, उस जो सिमिलिमम मेडिसिन को फाइंड करने में। गुड एपेटाइट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मीट विद इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में एक अच्छा एपेटाइट के साथ अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो इस एलोज के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। फिर हमारा नंबर आता है एंटीमटाट के बारे में, नॉट फ्रीक्वेंट यूज इन डायरिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर बेल्स ने इस चीज को वहां पर मेंशन किया है। उसके बाद वेरेट्रम हैज doubtless been given many times where the choice should have fallen on this remedy as the colic desire and vomiting is quite similar. एपिस में अगर हम देखें तो infantile diarrhea and cholera infantum is one of the our most precious remedy corresponding to a low and dangerous condition. Still more characteristics is the bruised sore of the abdominal wall. ये जो सिम्टम, ये जो एक हम ये कहें कि एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है जो कि हमें ये बताता है कि एपिस का हम कब इस्तेमाल करें। ये ठीक है कि हमें कैरेक्टर ऑफ स्टूल पता चलता है, बिफोर स्टूल कैसे सिम्टम्स थे, आफ्टर स्टूल कैसे सिम्टम थे, ड्यूरिंग स्टूल कैसे सिम्टम थे, बट ये जो कुछ लाइन है जो कि हमें ये हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो हमारा मटेरिया मेडिका से ही होगा। तो उस मटेरिया मेडिका के पोर्शन में ये कुछ लाइनें दी गई हैं जिस लाइन का अगर हम हेल्प लें तो हमारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत आसान हो जाएगा। आर्सेनिक को अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि द म्यूकस स्टूल आर नॉट यूजुअली ऑफेंसिव, द वाटरी वंस आर वेरी मच सो। बहुत वाटरी स्टूल ज्यादा ऑफेंसिव है इन कंपैरिजन टू म्यूकस स्टूल एंड ऑफन पेनलेस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आर्सेनिक का हमें मिलता है इन बेल्स डायरिया की रेपर्टरी में, जो हमें डायरिया और डिसेंट्री के केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी के लिए। बोरेक्स के सिम्टमों का अगर हम देखें तो बिफोर स्टूल पीविश, लेजी, dissatisfied, after stool cheerful and contented mood. ये the changes of mood in borax is very much important during the selection of the remedy। कि पहले स्टूल के बिफोर जो पेशेंट इज वेरी मच पीविश, वेरी मच इरिटेबल, लेजी, डिससैटिस्फाइड, लेकिन जैसे ही स्टूल इवैक्यूएट होता है पेशेंट बिकम चीयरफुल एंड इन द कंटेंटेड मूड। फर्दर अगर हम देखें कैम्फर को, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेडिसिन इन केस ऑफ कॉलरा एंड व्हेन द पेशेंट बिकम कोलैप्स, is principally useful very commencement of disease of the bowel, latter stages presenting similar symptom requiring veratrum, cuprum. In cuprum collapse is the most prominent, जैसा कि मैंने कहा कि collapse
जब पेशेंट जो है मल्टीपल डायरियाज होने के बाद कोलैप्स करने लगता है, उस वक्त कैम्फर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो जिसको के बेल्स ने इस लाइन से दर्शाया है कि इन कम्फर्ट collapse is most prominent in vertebrum album, the evacuation and vomiting in cuprum, the cramps. डनम का कहना है कि ये जो लाइन है इसको बहुत ये, चूंकि डनम की भी रिपर्टरी से और लाइन को लिया गया है, एज अ रेफरेंस बुक लिया गया था इसके कंस्ट्रक्शन में, एज उस बुक को हेल्प लिया गया था, इसलिए उस लाइन को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कार्बोलिक एसिड को अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि इन एन एग्जॉस्टिव डायरिया विद वेरी ऑफेंसिव स्टूल व्हेन कार्बोवेज एंड सोडियम डू नॉट हेल्प गिव कार्बोलिक एसिड। ये एक लाइन है जो कि हमें हेल्पफुल होता है जब हम किसी डायरिया के पेशेंट को ट्रीट करते हैं इस लाइन के साथ। कॉस्टिकम, फ्रेश मीट कॉजेज नोजिया, वाटर ब्रश, स्मोक मीट एग्रीज। जो फ्रेश मीट है वो हम वो नोजिया और वाटर ब्रश और कराने लगता है, लेकिन जो स्मोक मीट होता है, जो फ्राइड मीट होता है, वो पेशेंट आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। क्रोटोल टीम में अगर हम देखें, द थ्री हाईली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, द येलो वाटरी स्टूल, सडन एक्सपल्शन एंड एग्रावेशन फ्रॉम द ड्रिंक्स एंड फूड फ्रॉम a trio whose presence will reduce success certain in the building. Lycopodium को देखते हैं तो the chilliness in the rectum before stool is a singular but genuine symptom which further observed may prove the characteristics. ये जो सिम्टम्स हैं, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट सिम्टम है जब हम लाइकोपोडियम को किसी डायरिया के केस में और किसी डिसेंट्री के केस में हम अप्लाई करते हैं। उसी तरह से मेजेरियम को देखते हैं अगर इन केस ऑफ क्रोनिक डायरिया with soric anamnesis. Mesothelium will sometimes prove to be the remedy for the whole condition. पल्सेटिला के केस में अगर हम देखें, दिस काइंड ऑफ नाइटली डायरिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्सेटिला एंड देयर इज स्कार्सली अ ड्रग व्हिच ओकेजन देम एज ऑफन। ये हैनमन के कोटेशंस हैं। फॉस्फोरस के केस में अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है द स्टूल आर हार्डली कैरेक्टरिस्टिक्स अनलेस द लिटिल ग्रेन of the allow should prove to be so. It is often well to give a single dose of highly potency of Nazomica few hours before beginning with phosphorus, particularly in case coming from the allopathic treatment. Podophyllum, one of the best remedy in case of cholera morbus, indicated remedy है painless cholera morbus, and the stool are profuse and gushing, each seeming to drain the patient dry, but soon he is full again. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि उसमें मेंशन किए गए हैं। थेरेप्यूटिक पोर्शन में उस कुछ मेडिसिन के पोर्शन है जो कि एक जैसा कि उसमें हमने कहा था कि द लास्ट लाइन ऑफ ईच मेडिसिन इज वेरी characteristics and give immense hint to select the remedy. उसके बाद अगर हम देखें तो हमें कुछ रूब्रिक्स जो अगर हम देखना चाहें तो उस रेपर्टरी से, बेल्स डायरिया के रेपर्टरी से, तो सबसे पहले हमें मिलता है क्या, कैरेक्टर ऑफ स्टूल्स की जो रूब्रिक्स हैं, जो हमें दिखता है कलरलेस, इंक्रीजिंगली एंड वाटरी। कलरलेस स्टूल है, कैरेक्टर क्या है, कलरलेस है, इंक्रीजिंगली एंड वाटरी स्टूल है, उसमें हम कोलोसिन को देखते हैं। एक्सपल्शन, स्पटरिंग ऑल ओवर द वेसल्स, नेट्रम सल्फ है। फीकल ब्लैक एंड हार्ड, फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट व्हाइट एज मिल्क एस्कुलस। तो ये जो कैरेक्टर्स जिसमें दिखलाया गया है, जैसा कि हमने कहा कि जो थेरेपेटिक पोर्शन है, पहले तो उसमें पैथोलॉजिकल पोर्शन को मेंशन किया गया है, उसके बाद जो कैरेक्टर ऑफ द स्टूल को मेंशन किया गया है, उसमें इस टाइप के सिम्टम्स को एज अ रूब्रिक उसमें हम देख सकते हैं बेल्स डायरिया में। इनफ्रीक्वेंट लॉन्ग इंटरवल बिटवीन, ये जो आर्निका के सिम्टम्स है, ये आर्निका वाली रूब्रिक है। सोप, सर्ट्स लाइक, अगर किसी का स्टूल सोप्स और सर्ट्स लाइक है, उसमें बेंजोइक एसिड हम देखेंगे। टोमेटो सॉस लाइक अगर किसी का स्टूल है, एपिस हमें वहां पर मिलता है। अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ प्रीवियस डे, बहुत दफा पेशेंट ये मेंशन करता है कि डॉक्टर हमारे स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आता है और जो लास्ट डे हमने खाया था वो चीज हमारे स्टूल में पास कर रहा है, तो ओलियंट जो है मेडिसिन हमें मिलता है उस एज अ
रूब्रिक हमें वहां पर मिलता है। व्हाइट शाइनिंग पार्टिकल लाइक नर्ल्स ऑफ राइस, ये जो रूब्रिक है जो हमें मिलता है उस कैरेक्टर ऑफ स्टूल में, एंड वेलाइक में आयोडियम मिलता है। फिर अगर हम देखना चाहें तो उसमें दूसरे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि रूब्रिक अरेंज किए गए हैं। उसमें है अ, जो कंडीशन ऑफ द स्टूल एंड ऑफ द अकम्पनिंग सिम्टम्स एग्रावेशन। जो कंडीशन ऑफ द स्टूल है उसमें एग्रावेशन के साथ जो कंपनी है, जैसे कि एक्यूट डिजीज आफ्टर, किसी भी एक्यूट डिजीज के बाद अगर कोई डायरिया से सफर कर रहा है तो हमें ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमें वहां मिलेगा और हम उसका यूटिलाइजेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब पेशेंट अलोन, जब पेशेंट अलोन होता है एंड द स्टूल इज एग्रावेट, लूज स्टूल एग्रावेट, दैट इज एस्टामोनियम। chocolate after, if the patient is has taken chocolate and after that the diarrhea starts, that इसको उसके लिए हम लोगों को ये कुछ मेडिसिन है। कोल्ड बिकमिंग में, जब कोई पेशेंट कोल्ड के एक्सपोजर में आता है, ठंड ठंड लग जाती है, उसके लिए हमें ये मेडिसिन मिलता है पॉपुलर। उसके बाद ड्रास्टिक मेडिसिन आफ्टर, बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद जब किसी को लूज स्टूल और वगैरह होता है तो वहां पर जो रूब्रिक मेंशन है वो ये दिया गया है। ड्रिंक अल्कोहल आफ्टर, अल्कोहल के बाद किसी को डायरिया हो जाती है तो ये एक रूब्रिक है। मीट फ्रेश, फ्रेश मीट, जैसा कि हमने थेरेपेटिक्स में भी देखा और यहाँ भी हमें मिल रहा है कि फ्रेश मीट आफ्टर जो है एक रूब्रिक वहां पर मेंशन है जो कि स्टूल के कंडीशन को डेवलप बता रहा है कि जब अकम्पनिंग सिम्टम में सिम्टम एग्रावेट कर जाता है। नेफ्राइटिस ड्यूरिंग, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्राइटिस, वहां पर हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। बैड न्यूज फ्रॉम, जब कोई बैड न्यूज मिलता है देन पेशेंट बिकम पेशेंट फील्स डायरियाटिक। कुछ रूब्रिक्स और भी हैं जो कि अकम्पनिंग ऑफ द इवैक्यूएशन, जो इवैक्यूएशन के साथ का जो कुछ कैरेक्टर ऑफ स्टूल इसमें मेंशन किया है उसमें से कुछ रूब्रिक हमने कलेक्ट किया है जिस पर हम बताना चाहेंगे कि इल ह्यूमर्ड patient before is to passing the stool, before evacuation, patient is ill humored, that is bromium and calcarea carb। mucus white discharge, उसमें कैली कार्ब। एंड टैलिज्म अगर कोई पेशेंट का है तो फ्लोरिक एसिड। ड्यूरिंग स्टूल, ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द स्टूल कुछ ऐसे अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं जो कि हमें मिलेगा, हम रूब्रिक्स में देख सकते हैं। दैट इज बैक चिल इन हेड, फोरहेड में कोल्ड स्वेट्स होते हैं। उसके बाद फोरहेड में वार्म स्वेट अगर होते हैं तो हमें ये कुछ मेडिसिन है। उसके बाद हंगर, ड्यूरिंग स्टूल पेशेंट फील्स हंगर, तो ये मेडिसिन हमें मिलेगा। उसके बाद ड्यूरिंग स्टूल यूट्रस बियरिंग डाउन पेन इन, तो यूट्रस में एक बियरिंग डाउन पेन होता है ड्यूरिंग स्टूल, ये एक सिम्टम है जो कि रेपर्टरी पोर्शन में वेल्स डायरिया की रेपर्टरी में मेंशन की गई है। अगर हम आफ्टर स्टूल इवैक्यूएशन को देखेंगे और उसके अकम्पनिंग सिम्टम्स को अगर हम देखेंगे तो हमें ये मिलता है कि उस रेपर्टरी में चिलीनेस, चिलीनेस के साथ पेशेंट फील चिलीनेस आफ्टर पासिंग, आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, दैट इज कैंथेरिस एंड मेजेरियम etc। कैनाइन हंगर होने लगता है पेशेंट को आफ्टर पासिंग द स्टूल, तो ये कुछ मेडिसिन है। इरिटेशन एंड इल ह्यूमर हो जाता है पेशेंट कब, व्हेन ऑलरेडी पासेस द स्टूल और आफ्टर पासिंग द स्टूल। वाटर ब्रश स्टार्टेड आफ्टर पासिंग स्टूल, तो ये मेडिसिन ऐसे हमें ये रूब्रिक मिलता है और इस तरह से हमें कुछ रूब्रिक पोर्शन मिलता है। अगर हम इस रेपर्टरी की यूटिलिटी में जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि दिस रेपर्टरी इज अ कंप्लीट वर्क एज इट हैज एक्सप्रेस नॉट ओनली द सिम्टम ऑफ द बाउल बट द जनरल स्टेट ऑफ द पेशेंट टू। इस रेपर्टरी में हमें सिर्फ सिम्टम, हमें बाउल सिम्टम भी नहीं मिलते हैं, जबकि उसके साथ साथ हमें जनरल स्टेट भी मिलते हैं, बिकॉज उसमें accompanying सिम्टम्स जो है प्रेजेंट और उसको उन रिलेशन विद द स्टूल, द accompanying symptom in relation with the mind, in relation with the every part of the body, जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि जो कि हमने देखा था कि अलग अलग चैप्टर्स थे।
आइस था, ईयर था, स्टमक, माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, एपेटाइट वगैरह वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में जनरल accompaniment, it means the patient is suffering from the diarrhea, and along with the diarrhea the general accompaniment, general symptoms also present in the person. So एक whole idea and एक कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। द सेक्शन ऑन जनरल अकम्पनीमेंट जस्टिफाई, जो जनरल अकम्पनीमेंट का जो सेक्शन है जो हमने मेंशन किया, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। अकम्पनिंग सिम्टम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इज वेल एलाबोरेटेड इन सेपरेट सबसेक्शन। ये जो हम देखते हैं कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग द स्टूल, उसके जो अकम्पनिंग सिम्टम है, उसके रिलेटेड, उस रिलेटेड रिलेशन विद द पासिंग स्टूल, रिलेशन विद द लूज स्टूल, उसके साथ जो बिफोर स्टूल के कैरेक्टर हैं, आफ्टर स्टूल के कैरेक्टर हैं एंड ड्यूरिंग स्टूल के कैरेक्टर हैं, वो भी सेपरेट सेपरेट सब सेक्शन में मेंशन किया गया है। Handy and easy for reference, as the section in the repertory can be referred quickly and the medicine can be selected accurately without much hassle। इस तरह से अगर हम देखें कि बहुत ही हैंडी और इजी रेफरेंस बुक इसको हम मान सकते हैं, और एज द सेक्शन इन द रेपर्टी कैन बी रिफर्ड क्विकली, आसानी से हम इच सेक्शन को हम रेफर कर सकते हैं और वहां से एक्यूरेटली हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। डिजायर एंड एवर्शन रिलेटेड टू फूड आइटम्स आर मेंशन इन एपेटाइट सबसेक्शन। जब हम एपेटाइट सबसेक्शन को देखते हैं तो वहां पर इन अलोंग विद द लूज स्टूल, वहां पर डिजायर एंड एवर्शन कैसे होगा पेशेंट का, वो भी उस रेपर्टी पोर्शन में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इस यूटिलिटी में अगर हम देखना चाहें तो मिलता है कि दिस बुक आल्सो मेंशन द गाइडलाइन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड आल्सो इट्स पोटेंशियल सिलेक्शन। ये रिपोर्टरी जो है हमें गाइडलाइन करता है सिलेक्शन ऑफ दी पोटेंसी पर भी हमें गाइडलाइन करता है। अगर हम सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी में अगर हम देखें तो हमें ये दर्शाता है कि इसके 12th पोटेंसी, 15th पोटेंसी, 30th पोटेंसी, 200 पोटेंसी और मोर देन हायर पोटेंसी, मोर देन दैट इज हायर पोटेंसी को भी हम अपने इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी उसमें बतलाया गया है कि उसको हम रिपीट वर्जन में डाल कर करके भी हम पेशेंट को रिपीट मेडिसिन, रिपीटेशन ऑफ द डोज कर करके भी पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस रिपर्टरी का जो लिमिटेशन है, तो नंबर ऑफ रेमेडीज मेंशन इज लेस देन रेपर्टरी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिपर्टरी में ओनली 141 मेडिसिन का को मेंशन किया गया है। दैट मींस द नंबर ऑफ मेडिसिन इज वेरी लेस, और हम एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन को हम इसमें छोड़ रहे हैं और हम मिस कर रहे हैं। As the author has included only those remedy of which enough is known either in its tool or condition or concomitant to distinguish it from any other remedies। उसी ऑथर ने उसी रेमेडीज को इंक्लूड किया है जिस रेमेडीज में वो उसके जो इंफॉर्मेशंस हैं, इनफ इंफॉर्मेशन है किसके, जो स्टूल के कंडीशन हो गए, स्टूल के साथ उसके कंकॉमिटेंट हो गए, और उसको एक दूसरे रेमेडीज के साथ जो डिस्ट्रीम्यूट कर रहा है उस वो इंफॉर्मेशन है, उसी मेडिसिन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ऑथर ने उन मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है हुज प्रूविंग इज इनडेफिनिट। सॉरी, ऑथर ने उस मेडिसिन को इंक्लूड नहीं किया है जिसकी प्रूविंग इंडेफिनिट है। दिस द ऑथर हैज सेड in context to a much larger number of medicine given in Allen symptom register, and that is 425 medicine, and Nernst repertory of Gadding syndrome, that is 151 medicine, where diarrhea is simply accessory to a large and more important group of symptoms, जैसे कि intermittent fever, डायरिया इन इंटरमिटेंट फीवर, तो डायरिया जो है वो एक एक्सेसरी सिम्टम हो गया। उसी तरह से एस्टेरिस रूप में हमें मिलता है कि एपिलिप्सी के साथ डायरिया, और मिलता है टाइफाइड के साथ, स्कारलेट फीवर, एंड नॉट वेल डिफाइंड इन इटसेल्फ। यहाँ पर ये जो स्कारलेट फीवर है, टाइफाइड है, यहाँ पर अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है
कि इसको हम कैसे इस जगह पर लिख सकते हैं। While describing under the heading character of stool, many sub rubrics are found which do not actually correspond with the meaning of the main rubric. That is कि कुछ ऐसे भी हेडिंग है जहां पर कैरेक्टर ऑफ स्टूल बहुत सारे सब रूब्रिक्स में वहां पर नहीं मिलते हैं या उसके साथ मैच नहीं करते हैं, बट उसमें वो मेंशन किया गया है। और कुछ कुछ जगह पर जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्सपल्शन, डिफिकल्टी एक्सपल्शन, अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों को डाल करके कंप्लीट करने की कोशिश की गई। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस डायरिया की रिपर्टरी को, जो कि हमने यहाँ पर बतलाया है और हम लोग यहाँ जानने की कोशिश किए हैं। और बहुत ज्यादा बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है इस रिपर्टरी का, बहुत कम मेडिसिन और उसके साथ जो है उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है इसमें मेंशन किया गया है। और इस तरीके से इस डायरिया के रिपर्टरी को जिसको कि बेल्स ने लिखा था, हम लोग यहाँ पर जहां तक मुमकिन हो सका है समझने की कोशिश किए हैं। थैंक यू। ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके डॉक्टर फरीदी, आपने रिपर्टरी के ऊपर काफी अच्छा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया कि हमें कहाँ का ये रिपर्टरी यूज हो सकती है और कौन कौन से रूब्रिक्स होते हैं। इसके बेस पे आपने कोई केस जो ठीक किए हो उसके ऊपर भी आप कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें तो। नो मैम, अभी तो ऐसा कोई केस हमने अभी कलेक्ट नहीं किया है इस स्लाइड में। अगर ओके फिर उस पर बाद में इस पर हम अगर डिस्कशन का मौका मिलता है तो हम एक केस को भी इस पर हम मेंशन करेंगे। ओके, तो ये इसकी वैसे यूटिलिटी जैसे आपने बताया कि एक्यूट डायरिया जैसे या कॉलरा वगैरह जब होता है तब हम इसको यूज करते हैं, और जो भी बाकी स्टमक डिसऑर्डर्स है वहां यूज करते हैं। तो आप अभी क्लिनिकल हाँ। उसमें हमें और क्या क्लिनिकल इसमें हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि बुक है, बुक का ही नाम है कि डायरिया डिसेंट्री, किसी भी हम्म कोई भी कैरेक्टर का डायरिया हो, डिसेंट्री हो, उसके बाद कॉलरा हो एंड हम्म और हम ये देख सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ स्टूल, कोई भी डिजीज से रिलेटेड स्टूल हो, हम्म लाइक नॉट ओनली स्टूल, स्टूल एसोसिएटेड विथ एनी डिजीज, उस पर ओके भी हम देख सकते हैं। बिकॉज ये हमें जनरल जो चैप्टर्स हैं उसके साथ कोरिलेट कर करके बतलाता है, तो इस तरह से हम उसको एज अ रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके, वैसे तो होम्योपैथी में जो जनरल रिपर्टरीज यूज की जाती हैं आज की डेट में, जैसे कि कैंट हाँ रिपर्टरी है, बोरिक रिपर्टरी है, और जी जी, हमारी आज की डेट में सिंथेसिस रिपर्टरी बहुत कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं। यूज कर और रहे बाकी हैं। जो स्पेसिफिक जो रिपर्टरीज होती हैं, जैसे कि ये बेल्स रिपर्टरी है डायरिया के लिए, ऐसे जी ही डॉक्टर फाटक की रिपर्टरी होती है जिसपे बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ रूब्रिक्स दिए होते हैं, और वो मेडिसिन अगर आप यूज जी करें तो जी वो जी शॉर्टली एक्ट करती हैं। तो आई गेस ये रिपर्टरी जी भी जी जी इस तरह की बिल्कुल ही बिल्कुल। रिजल्ट देती होगी। आई पर्सनली जिन लोगों ने इसको यूज किया है और जी जी थेरेपेटिकली केसेस सॉल्व किए हैं वो और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जी जी। तो कुछ जो स्पेसिफिक रिपर्टरीज है वो बहुत अच्छा हमें इंसाइट देती हैं, एक डिफरेंट इंसाइट देती हाँ, हैं स्पेसिफिक रेपर्टरी, अबाउट द रूब्रिक्स। जैसे कि हम जो क्लिनिकल रेपर्टरीज हैं, क्लिनिकल हाँ एग्जैक्टली, क्लिनिकल रीजनल रिपर्टरी है। रेपर्टरी या क्लिनिकल रेपर्टरी वो कहते हैं। जैसे कि फीवर की रेपर्टरी है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है हमें स्पेसिफिकली फीवर पर कंसंट्रेट कर कर करके फीवर के सिम्टम्स को ठीक करने में। हम्म जैसे कि हम्म बहुत दफा क्या होता है कि हम एक्यूट केस में हम ये थोड़ा सा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें फीवर लेकर करके आया और हमें करना क्या है। तो वैसे केस में जो फोकस हमारा है कि टू कंप्लीट सिम्टम, जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स हैं लाइक लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉजेशन, कंकॉमिटेंस, ये हैं, तो उस पर फोकस कर करके अगर हम इस रीजनल रेपर्टरी को यूटिलाइज करें तो हमारा जो एक्यूट केस है उस एक्यूट केस में ये रीजनल रेपर्टरी या क्लिनिकल रेपर्टरी बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ जी। ऐसी ही डॉक्टर रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है उसमें बहुत अलग टाइप के चैप्टर्स हैं। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर एक जी चैप्टर है जहाँ पे भी जितनी भी टॉक्सिक आपको भी किसी भी फूड प्रोडक्ट से या किसी मेडिसिन से अगर आपको टॉक्सिसिटी है या अल्कोहल से जी जी टॉक्सिसिटी जी, है तो अलग एक टॉक्सिसिटी पे चैप्टर है। तो ये जो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी चैप्टर्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। एक क्लिनिकल पे चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है फूड के ऊपर।
और जी एक जी, पूरा फ्लू के ऊपर। है चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये एक स्पेसिफिक, जैसे जो रिपर्टरी है, रॉबिन मर्फी रिपर्टरी भी बहुत बढ़िया रिपर्टरी है आज के डेट पे, क्योंकि वहाँ पे जो कन्वेंशनल रिपर्टरीज हैं जैसे कि केंट और बोरिक के, वो वाले सिम्टम्स भी हैं, जी जी। और नए क्लिनिकल चैप्टर्स भी ऐड करे गए हैं। जैसे मैंने बताया चिल्ड्रन हाँ। टॉक्सिकोलॉजी, इवन कार्सिनोमा के ऊपर एक अलग चैप्टर है। तो जी इस जी तरह जी। से उसमें क्लिनिकल रिपर्टरी और जो कन्वेंशनल राइट। हमारी रिपर्टरी है, उन दोनों का मिक्सचर है। मैं हाँ पर्सनली जी काफी जी यूज जी। करती हूँ डॉक्टर रॉबिन तो मर्फी। पार्टिकुलर पार्टिकुलर जो अगर हम पार्टिकुलर सिम्टम्स पे फोकस कर कर करके और अगर हम रॉबिन मर्फी की रेपर्टरी को अगर यूज करें, तो एक वन ऑफ द बेस्ट रेपर्टरी जिसको हम पार्टिकुलर केस में हाँ, हम यूज कर सकते हैं, जहां पार्टिकुलर जिस ऑब्वियसली केस में हाँ, पार्टिकुलर इसमें सिम्टम इतने बहुत मेंटल्स प्रोमिनेंट है। आपको नहीं मिलते हैं। मेंटल्स के लिए जी जी। आप केंट और जो कन्वेंशनल हमारी है, इवन सिंथेसिस है, उसको जी आप जी यूज जी करते हैं, जी। तो उसमें मेंटल सिम्टम्स हमें मिलते हैं। पर क्लिनिकल सिम्टम्स और जो थेरेपेटिक्स हमारे आते हैं, और इवन जो हाँ। जो माइनर डिटेल्स जिसे हम कहते हैं, वो माइनर जी जी डिटेल्स जी हमें इन रिपर्टरीज में बहुत बढ़िया से मिलते हैं। जैसे कि बेल्स रिपर्टरी है, और भी जी डॉक्टर जी जी फाटक की रिपर्टरी है, तो उसमें मिलते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हाँ, इस पे वो कोई केसेस शेयर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे एक जी, क्लिनिकल प्रैक्टिकल इंसाइट मिलती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड कोई केसेस एक दो हाँ जी। अगर हम शेयर कर पाए तो हाँ बहुत जी। अच्छा होगा। हाँ। नेक्स्ट हम कोशिश ये करेंगे कि इस पे हम कुछ हाँ जी। केसेस एक दो शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसका इसमें डॉक्टर मीना पाल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका कैंट एंड बोरिक से कंपैरिजन बताएं। केंट से एक्चुअली इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बिकॉज केंट इज अ डिफरेंट रिपर्टरी एंड जैसे हाँ जी, मेंटल बेसिस पे जाता है। हाँ जी। है, ये एक डिफरेंट रिपर्टरी है। के रिपर्टरी का अगर हम प्लान एंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो इस जनरल रिपर्टरी, और उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो जनरल रिपर्टरी, एज अ जनरल रिपर्टरी एंड डिडक्टिव लॉजिक पे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो उसको हम इस कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं केंट के साथ। हाँ, चूंकि ये एक एक स्पेसिफिक समझे कि हम ये क्लिनिकल रिपर्टरी है, एक रीजनल रिपर्टरी है, इज कन्फाइंड टू वन डिजीज, दैट इज डायरिया, दैट इज डिसेंट्री। वन डिजीज तक ये लिमिटेड है। जबकि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, केंट की रिपर्टरी है, वो रेक्टम एक चैप्टर है, उसके अंदर में डायरिया है, फिर डायरिया के जो कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिकेशन। वो मेंशन किए गए हैं। तो केन का के साथ तो कंपैरिजन इसको हम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, अगर हम बोरिक के साथ भी कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बोरिक इज कंप्लीटली अ क्लिनिकल रिपर्टरी, और इसके इसको और उसके साथ अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें, तो ये जो बेल्स की रिपर्टरी है, ये आपको क्लिनिकली तो एक दे ही रहा है कि हाँ ये डिसेंट्री एक क्लिनिकल कंडीशन है। उसके साथ accompanying with the clinical condition of diarrhea, you can also find out the accompanying symptom of mind, accompanying symptom of eyes, irritation, desire, aversion, ये सारी चीजें में एक एक चैप्टर, टोटल 23 चैप्टर्स हैं जिसमें कि इसमें मेंशन किया गया है, ओनली फॉर to find the accompanying symptom of the diarrhea. Diarrhea is the main symptom, and along with the diarrhea, you have some accompanying symptom, like patient is become ill-humored after passing stool, या patient feels hunger during passing stool. तो ये जो accompanying symptom है, ये हमको दूसरे रेपर्टरीज में नहीं मिलते हैं, जो कि बेल्स रेपर्टरी को अलग बनाता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया डॉक्टर साहब ने। थैंक यू। हाँ, बाकी जो भी जैसे भी कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो, इवन जैसे एपिडेमिक्स होते हैं, उसमें भी काफी बार हम देखते हैं कि कॉलरा आता है, या फिर कोई भी जैसे कोविड में भी अगर आपकी स्टमक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, या कोई भी एपिडेमिक अगर कर रहे हैं, तो उसमें भी आई गेस ये रिपर्टरी हमारे काम आ सकती है। जहां पे भी जी हमारे जी बिल्कुल। कोलोनिक या स्टमक के सिम्टम्स, एब्डोमेन के सिम्टम्स विद डायरिया और कॉलरा लाइक सिम्टम्स डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ हाँ वहां हम हाँ ये हाँ, रिपर्टरी अच्छे से यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। और ये रेपर्टरी को अगर हम थोड़ा सा देखें, तो हमें ये भी पता चलता है ना कि ये रेपर्टरी जब बने, जब जो एग्जैक्टली। एपिडेमिक ऑफ कॉलरा को यस। ओवरकम करने के बाद और उसके एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करने के बाद इस रेपर्टरी को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो बिल्कुल सारे बिल्कुल। इंफॉर्मेशन वहां के हमको यहाँ मिलेंगे। तो हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि इस रेपर्टरी के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड टू डायरिया एंड कॉलरा या डिसेंट्री कोई भी केसेस
कनेक्शन लॉस हो गया आई गेस। आई गेस कनेक्शन लॉस्ट हो गया डॉक्टर फरीदा का बीच में। ओके ओके, और कुछ आगे आ गए दोबारा। लगा? हाँ, परचेसिंग के लिए पूछ रहे हैं कि कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है या वैसे भी पब्लिश्ड है। आई गेस बीजेन वाले ये से बुक पब्लिश्ड है, ऑनलाइन तो भी आई गेस आपको अवेलेबल है, आराम से मिल सकती है। हाँ जी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बीजेन पब्लिकेशन इस बुक की पब्लिश हाँ की हुई है, ओके। तो बीजेन में से आप इस बुक को मंगा सकते हैं। ओके, तो बीजेन से भी मंगा सकते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल जी, है। अभी रिसेंट हमारे यहाँ सेमिनार हुआ था 22-23 को, जो होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस, हाँ जी हाँ जो जी। हाँ शताब्दी वर्ष जो मनाया गया, तो वहां पर बीजन का स्टॉल लगा था, तो वहां पर हमने इस बुक को देखा था, वहां पर लगी हुई थी। ओके, तो आई गेस बहुत इजीली अवेलेबल है और आराम से हाँ, आपको इजिली बीजेन से मिल अवेलेबल है। सकते हैं। हाँ जी, जी जी जी। ओके। और कोई क्वेश्चन या कोई इनपुट अपना देना चाहता है डायरिया या कुछ भी स्टमक केसेस के ऊपर, तो वो दे सकता है। हमारे पास 2 मिनट्स अभी बचे हैं, उसके बाद हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो जाएगा। जी जी आई तो फिर डॉक्टर फरीदी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार कुछ केसेस भी के साथ जी, प्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल दें। हम यही कोशिश हाँ, करेंगे कि हम और कुछ उसमें केसेस एक्सप्लेनेशन रहे हमारी हम कलेक्ट कर विद करके लाएं, रिपर्टरी यूज। ताकि उसमें समझने में बहुत आसानी हो। हाँ जी, तो उससे एक और क्लिनिकल इंसाइट हमें मिलती है केसेस के ऊपर, हाँ, कैसे हम उस इस साइड को भी रिपर्टरी को थोड़ा बेस एक्सप्लोर रख कर के पाएंगे हम कौन लोग। से। हाँ जी, ओके। तो थैंक यू। ऑलमोस्ट हमारा टाइम ही हो गया है हिंदी सेशन का। और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था कि कैसे हम बेल्स रिपर्टरी को यूज करके अलग अलग रूपीज को, और क्या उसकी हिस्ट्री है, कितने एडिशंस रहे, इन सब चीजों के बारे में हमें जाना। और एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिपर्टरी, जो एक जैसे इन्होंने बताया क्लिनिकल रिपर्टरी अबाउट अ जी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ डायरिया कोलेरा, तो इसको भी जी हम यूज हाँ कर सकते हैं अपने क्लिनिकल केसेस में। तो बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद करती हूँ मैं डॉक्टर फरीदी का आज के सेशन थैंक के यू, लिए, नमस्कार और टू आगे ऑल। एक्सपेक्ट करते हैं कि केसेस के साथ प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो आई गेस बस ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, और हम जी, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।